नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश। जी हाँ, आज प्राइम डिबेट में हम आज ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो देश में जिसकी चर्चा काफ़ी ही गर्म है और काफ़ी ही अहम मुद्दा है। जी हाँ, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा आज जिस पर हम बातें करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि 70% आबादी खेती से जुड़ी हुई जिस देश की होती है, जो देश कृषक प्रधान होता है, यानी कि जी हाँ, हिंदुस्तान और भारत, हमारे देश में किसानों के साथ ये जो अभी स्थिति चल रही है, आखिर वो स्थिति क्यों बनी है, इसका मूल कारण क्या है और क्यों पिछले 17 दिनों से मुख्यतः 3 राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान हजारों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ अपनी अपनी आंदोलनों को लेकर बैठे हुए हैं। फिलहाल मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि सरकार के उनकी मांगों को न मानने पर किसान अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करने वाले हैं। जी हाँ, आवाज़ 24 न्यूज़ के प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़े हुए इस गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि देश के अन्नदाता जब नाराज हो जाएं, जब देश के अन्नदाता ही धरने पर बैठ जाएं, तो निश्चित तौर पे भारत के लिए सही बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्योंकि मुद्दे कई होते हैं, आंदोलनों के कई आंदोलन होते भी आए हैं इस देश में, मगर जहां तक किसानों की बात करें, जहां तक अन्नदाताओं की बात करें, उनकी नाराज़गी जो आज सरकार झेल रही है, कहीं न कहीं उनके बातों में भी कुछ ऐसे मुद्दे तो होंगे जो शायद सरकार और उनके बीच का जो संवेदन है वो बन नहीं पा रहा है। पिछले 6-7 मीटिंग सरकार के साथ किसान के तरह तरह के नेताओं के द्वारा की जा चुकी है, कई तरह की बातें भी सामने आई हैं, मगर बात अभी भी फिलहाल कुछ बन नहीं पाया है। जी हाँ, जहाँ तक लेटेस्ट जानकारी दें तो दिल्ली के बॉर्डर पर आज जो है किसान नेताओं के द्वारा, हजारों के इंसानों के द्वारा आंदोलन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के किसान भी इस आंदोलन में अब पूर्ण रूपेण जो है अपनी सहभागिता देते नजर आ रहे हैं और आज भी उनका ऐलान था कि पूरे देश के टोल प्लाजा, जहां से सरकार को एक अच्छी खासा इनकम आती है, तो उस टोल प्लाजा को फ्री करने की मांग को लेकर के भी जगह जगह आज किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े हाईवेज को बंद किए जा रहे हैं, रोड पर आवागमन को बाधित किया जा रहा है किसानों के द्वारा। हालांकि सरकार अपने तरीके से हर वो संभव कोशिश किसानों को मनाने के लिए लगातार कर रही है। खुद कृषि मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अपने तरीके से वो किसानों को मनाने की हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि हमारे देश के अन्नदाता आखिर आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि वो आज भी जो है आंदोलन करने पर मजबूर हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में महिला, बच्चे, बुजुर्ग और हर वर्ग के किसान अभी भी बैठे हुए हैं, मगर सरकार का कुछ और कहना है। सरकार इसमें एक नई बातों को जोड़ रही है। सरकार का ये मानना है कि कहीं न कहीं विपक्ष पार्टियों को और लेफ्ट पार्टियों की जो विचारधारा है वो सरकार और किसानों के बीच संमेलन को बैठाने में कहीं न कहीं बाधा डाल रही है, बाधक बन रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा के लिए प्राइम डिबेट में आए हैं। आपका स्वागत है और कुछ मेहमानों से भी हम आपको परिचय कराएं जो आज इस आंदोलन के मुद्दे पर बिहार से जुड़े हुए नेता हैं, बिहार से जुड़े हुए किसान हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने प्राइम डिबेट में नियाज अहमद जी हैं, जो कि किसान सम्मेलन समिति है, पूर्णिया जिला के ही हैं, जिसकी अध्यक्षता वो करते हैं और किसानों के मुद्दे पर प्रखर होकर के कुछ दिन पहले उन्होंने भारत बंद में भी हिस्सा लिया था। दूसरे हमारे अभी जो गेस्ट है इस प्राइम डिबेट के, अनिरुद्ध मेहता जी हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, जन नेता हैं, लोगों के बीच जुड़े हुए रहे हैं। मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, वो हमेशा सरकार तक पहुंचाने, उनके अधिकारों की लड़ाई में वो जुड़े रहे हैं। अनिरुद्ध मेहता जी बिहार किसान मजदूर संघ के भी अध्यक्ष हैं, तो हम इनका भी स्वागत करते हैं। और आगे हम बढ़ चलते हैं तो राजेश रंजन जी हैं, जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। ये पूर्णिया के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो इसमें जो है आप जी। तो राजेश जी जिला महामंत्री भी हैं पूर्णिया से बीजेपी के, जो अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से अली साबाद जी हैं, जो प्रवक्ता हैं ऑफिशियल, ये भी अपनी बातों को यहाँ रखेंगे। हमारे प्राइम डिबेट में आज आलोक राज जी हैं, जो आरजेडी के तरफ से अपनी जो है बातों को रखेंगे। तो जहाँ तक राजनीति की बात है, तो राजनीति किसी भी विषय में देश में अछूती नहीं रही है। किसी न किसी मुद्दे में किसी न किसी तरीके से राजनीति अपनी बातों को सामने यानी दखलंदाजी जरूर देती है। फिलहाल किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सबसे पहले अनिरुद्ध जी से हम जानना चाहेंगे, पिछले 17 दिनों से जो बातें हो रही हैं, किसान अपने आंदोलन को जो है गर्मा गर्म रूप में जो है रख रहे हैं, अभी भी जो है वो अपने कड़ाके की ठंड में रोड पर बैठे हुए हैं। किसानों के तरफ से अगर हम जानना चाहें अनिरुद्ध जी, तो उनकी पूरी क्या मांगे?
सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इस देश के अन्नदाता अपने किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। तो ये कोरोना के अवसर पर जब सब लोग घर में दुबके हुए थे कोरोना के डर से, सरकार ने पार्लियामेंट में 3 कानून किसानों के पक्ष में कहकर पास करा लिया। लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति से भी दस्तखत करवा लिया गया। जो कानून 90% जो है सो किसान के विरोध में है और 90% कारपोरेट घरानों के पक्ष में है, पूंजीपति उद्योगपति के पक्ष में है, किसान के पक्ष में कहीं नहीं है। वो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के सीएम थे तो वो आवाज लगाते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, और आज ये 6 साल से प्रधानमंत्री हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को अभी तक कानूनी दर्जा नहीं देते हैं। इस देश में 5% से ज्यादा लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। बिहार में तो 1% भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप कानूनी दर्जा दो, आप किसान के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा शोषण किसानों को हो रहा है। दूसरा बात हम कहेंगे कि आप जान रहे हैं कि किसान इस देश का पालनहार है और किसान जो खेती करता है, किसानी करता है, उसका लागत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब डीजल, भारत में डीजल जो है किसानी में बहुत बड़ा स्थान रखता है। हम फसल ढुलाई डीजल पर करते हैं, खेत की जुताई डीजल पर करते हैं, खेत की सिंचाई, फसल की सिंचाई डीजल पर करते हैं, और उस डीजल का कीमत दुनिया के सभी देशों से ज्यादा डीजल का कीमत कहाँ है? तो भारत में। अनिरुद्ध जी, किसानों से जुड़ी हुई कई समस्याएं रही हैं और समय समय पर जो भी सरकारें रही हैं, किसान अपने अपने मुद्दे को लेकर सरकार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलनों के रूप में भी करते आए हैं। इस बार का जो मुख्य मुद्दा है, ये जो नया बिल आया है, इसमें 3 मांगों को शुरू से किसानों ने सरकार को जो है बताया है कि ये 3 मांग हमें मंजूर नहीं है। वो मुख्य रूप से वो 3 मांगों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट घरानों से इसको जो जोड़ना चाह रहे हैं, तो वो जो कंपनी वाले हैं वो किसानों के जमीन को लीज पर लेगा और उसके हम लोग भुक्तभोगी हुए हैं। कुछ दिन पहले एक कंपनी आया था कि हमारा आलू लो और हमसे एग्रीमेंट करो, और जब फसल आपका होगा आलू का तो हम 600 रुपया कुंटल आपका ले लेंगे। हमारे किसानों ने आलू लगाया, बढ़िया हुआ, और उसके बाद क्या है कि बाजार में आलू 800 रुपये या 700 रुपया कुंटल था। इन्होंने कहा आपने तो हमसे एग्रीमेंट किया है, 600 रुपया आपको देना पड़ेगा। हमारे किसानों ने दे दिया। फिर दूसरे साल उन्होंने दिया बिया, हम लोगों ने लगाया आलू, और उस बार जो है सो भाव चला गया 400 रुपया पर बाजार भाव। तो इन्होंने कहा भाई आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, हम नहीं खरीद पाएंगे। नहीं खरीदा। हम लोग भोगी हैं इस निजीकरण का नुकसान। हाँ, ये पूरा नुकसान हम करेगा। उसी तरह से आपको जीता जागता उदाहरण इस पूर्णिया जिला का हम आपको बताएंगे। ये गुलाबबाग बाजार समिति जो था, वहाँ हमारे प्रतिनिधि बैठते थे और किसानों को चौपाल जो बनाया गया था, किसानों के लिए बनाया गया था। कहीं कोई व्यापारी और किसानों के साथ में ज्यादती करता है तो हमारा प्रतिनिधि वहाँ होता था, वो आगे आके किसानों को देखता था, उनको इंसाफ दिलाता था। 2006 में ही बाजार समिति को समाप्त कर दिया गया, गुलाबबाग बाजार समिति को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो चौपाल बना हुआ देख रहे हैं गुलाबबाग में, वो सारा का सारा एग्रीमेंट कर दिया व्यवसायी को। हमारा जब मक्का पहुंचता है वहाँ, हमारा जब धान पहुंचता है वहाँ, हमारा जब पाट वहाँ पहुंचता पर हमको ट्रैक्टर खड़ा करना पड़ता है। उधर से पुलिस वाले कहते हैं भाई जल्दी हटाओ इसको, जाम लग जाएगा। तो हम छटपट करने लगते हैं, और उधर जो भाड़ा ट्रैक्टर पर लाते हैं तो ड्राइवर कहता है भाई जल्दी खाली करो, हम दूसरा फिर माल ढोएंगे। तो इस तरह से हम तुरंत अनाप शनाप जो बाजार में दाम लगाया व्यापारी, हम दे के वहां से निकल जाते हैं। इस तरह से नाइंसाफी हमारे साथ में हमने देखा है, और उसको भारी पैमाने पर लादा जा रहा है। बर्दाश्त की बात नहीं। गुलाबबाग बाजार समिति जो बना था, जिसके तहत किसानों को इंसाफ मिलता था और किसानों को अच्छा कीमत भी मिलता था,
वह 2006 में ही समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते आज किसान जो है सो गोलाबाग में लूटा जाता है, औने पौने कीमत पर उसका फसल बिकता है। तो अनिरुद्ध जी के हिसाब से सबसे मूल डर अगर किसानों को कहा जाए तो निजीकरण का जो है नुकसान इन्हें जो है देखने को मिल रहा है। किसानों की बात तो ये भले ही अपने तरीके से कर रहे हैं। नियाज अहमद जी हैं आम आदमी पार्टी से। सवाल यह है, दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली मुख्य रूप से अभी केंद्र है आंदोलन का, अरविंद केजरीवाल कूद गए आंदोलन में, इसमें किसानों का भला कितना है या उनका भला इससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि पंजाब चुनाव आने वाले हैं और पंजाब पर भी उनकी नज़र है। देखिए, जो मूल रूप से इस जो विरोध है, जो किसानों का जो ये आंदोलन है, वो मूल रूप से 3 मांगे हैं किसानों की। इसी 3 मांगों पर ये सारा का सारा आंदोलन टिका हुआ है। किसानों की क्या मांग है? देखिए, अभी तक भारतवर्ष में जमाखोरी जो था वो भारतवर्ष में अभी तक इलीगल था। आप खाद्य पदार्थ की कोई भी वस्तु को आप असीमित भंडारण आप नहीं कर सकते थे। अभी जो 3 बिल आया है, इसमें जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो किस तरह से लीगलाइज किया गया, आप बिल के बारे में बताएं। जी हाँ, मैं थोड़ा सा विस्तार से इसको और बता देता हूँ। देखिए, अभी जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया गया कानून में कि असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। असीमित भंडारण, ये जो शब्द इस कानून में जोड़ा गया है, इससे क्या नुकसान होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखिए, जिस असीमित भंडारण कौन करेगा? असीमित भंडारण वो करेगा जिसके पास अपार धन हो। अपार धन किसके पास? अदानी के पास, अंबानी के पास, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अरबों की संपत्ति लगा करके, अरबों का रुपया लगा करके बड़ा सैकड़ों एकड़ में गोडाउन अपना बनाए। ये काम करेंगे बड़े बड़े उद्योगपति। बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, किसान के फसलों को खरीदेंगे और किसान के फसल को खरीद के अपने गोडाउनों में जमा कर लेंगे। अब दूसरी बार जब किसान फसल उगाएगा, जैसे मक्के का फसल किसान ने उगाया और मक्के का फसल उगा करके जैसे ही वो बाजार में लेके जाएगा अपने फसल को, तो जो स्टॉक करके बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने गोडाउनों में रखा हुआ था जिस फसल को, उस फसल को ये बाजार में छोड़ देंगे, जिसके कारण किसानों का उपजाया हुआ फसल सस्ते कीमत में बेचने पे किसान को मजबूर होना पड़ेगा। और किसान जब अपना फसल सस्ते कीमतों में बेच देगा तो फिर इनके पास जो जमा किया हुआ जो अनाज है, इसको फिर ये उद्योगपति महंगे दामों में बेचेंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान ये इवन जी प्रॉब्लम है। तो नियाज जी, जहां तक राजनीति की बात है, तो उन्होंने जो कहा कि अगर निजी कंपनियों या निजी व्यापारियों के हाथ में अगर मंडी जाती है, निजी बाजार में जाती है, तो काला बाजारी जो है बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी हम बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, हम आरजेडी के पास आएंगे। बिहार में आरजेडी अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार न बन पाई, लेकिन फिर भी अभी वो बड़ी पार्टी है बिहार में। मुख्य भूमिका अभी भी आपका है विपक्ष का। किसान आंदोलन में आप लोग साथ में हैं। सरकार का कहना है कि बिल से किसानों का लाभ होगा। आप किसानों का साथ दे रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा साथ दे रहे हैं। किन मुद्दों के साथ आप उनसे जुड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार में लोकतंत्र की गला घोंटकर चोरी से बनाई गई सरकार, पदाधिकारियों के द्वारा चुनी गई सरकार, बिहार में भी लोकतंत्र और जनता का भरोसा आज भी आरजेडी की प्रति है। दूसरा बता दें, आपने बोला कि जरूरत से ज्यादा। आरजेडी जरूरत से ज्यादा नहीं, आरजेडी गरीब गुरबे मजदूर किसान की पार्टी है। इसीलिए किसान का हम हमदर्दी हैं, और अगर उनके ऊपर जो भी अन्याय करेगा उसके खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक इस किसान बिल की बात है, तो बीजेपी की यह सरकार ने किसानों के लिए 3 काला कानून लाया है। यह जो कानून है, यह काला कानून है, किसानों का अधिकार का हनन है। अभी हमारे नियाज भाई भी ने आपको बताया कि किस तरह ये लोग निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे प्रतिनिधि, मैं बता दूं कि पहले किसानों का अपना प्रतिनिधि हुआ करता था, जो किसान के मुद्दे को रखा करते थे। अभी किसान नेता अनिरुद्ध जी ने बताया,
जिस बाजार समिति को बिहार में भंग कर दिया गया और किसान का जो मुख्य मुद्दा है वो अब नहीं उठ पा रहा है। किसानों का हर एक जगह शोषण हो रहा है। आप आज जाइए पूरे बिहार में हर एक चीज का न्यूनतम मूल्य पैक्स के माध्यम से खरीद की घोषित कर दिया जाए। बिहार की बात कर रहे हैं, एमएसपी जिसकी बात हो रही है, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, आपका भी शासन बिहार में रहा है और काफी लंबे समय तक रहा है। क्या ये लीगल रूप से एमएसपी कभी भी किसानों को मिली है? नहीं, लीगल रूप से मिली है। कानून बना करके दिया गया है क्या? नहीं, कानून बना करके दिया गया कि लीगल रूप की हम बात नहीं। आप जिस बात की बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस कानून का जो दुरुपयोग है ये किस प्रकार होगा ये जानिए। आज आप जानिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां एग्रीमेंट करेगी और एग्रीमेंट करने का तात्पर्य ये होगा कि वो रेट का एग्रीमेंट करेगी और रेट के एग्रीमेंट में होता क्या है, किसान जो भुक्तभोगी होते हैं, बड़ी कंपनियां जो है जब आपका बाजार मूल्य कम हो जाएगा तो उस पर वो तरह तरह का अपना नुक्का आजमा कर किसानों के फसल को नहीं लेंगे। लेकिन जैसे रेट ज्यादा हो जाएगा तो किसानों पर वह एग्रीमेंट का दबाव बनाते हैं। और आप ये कुल मिला के कहा जाए तो काला बाजारी की संभावना ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काला बाजारी की तो संभावना बढ़ेगी हैं। किसानों को ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी कि जहां पर उनको अच्छे रेट मिल रहे हैं वो खुले मन से बेचे अपने सामान। खुले मन से बेचने के जब आप एग्रीमेंट कर लेंगे, आप और हम इकरारनामा कर लेंगे, तो इकरारनामा का अर्थ क्या होता है? आप भी पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप समझते हैं। मैं और बता दूं कि मामला कहाँ कहाँ है। पहले हमारे भारत में खाद्यान्न पदार्थ का भंडारण और सीमित नहीं हो सकता था। अब जो यह नया कृषि कानून आया है इसमें आप भंडारण और सीमित कर सकते हैं। सिर्फ देश पर जब आर्थिक संकट आएगा उसी समय कोई लोगों ने रखा है, या ऐसा नहीं होता। पहले जो है अगर आप किसी भी चीज को आप सुनते होंगे कि काला बाजारी हुआ, काला जमाखोरी, काला बाजारी, भंडारण पर छापा, जब आप सुने होंगे, आप पिछले साल देखे थे जब प्याजों का दाम बहुत आगे पूरे देश में बढ़ गया तो इसी भंडारण के कारण प्याज का दाम को उछाल किया गया था और जगह जगह छापा मारकर सरकार ने प्याज के दामों को नियंत्रण किया, क्योंकि उस समय में भंडारण का कानून नहीं था। अब जब हमारे कानून के तहत हमको भंडारण करने का अधिकार हो जाएगा तो देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा और उद्योगपति लोग, पूंजीपति लोग भंडारण करेंगे और उस सामान का भंडारण कर कर बाजार मूल्य बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर बाजार में बेचेंगे। इसी का डर। इनका कहना है कि पूंजीपतियों को जो है ज़्यादा फायदा होगा, इससे भंडारण कर पाएंगे और जो किसानों की जो मूल समस्या है ये इससे दूर नहीं हो पाएगी, उन्हें भी सही मुआवजा जो है या उनका जो है रेट नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस के भी हैं, लेकिन उससे पहले हम बीजेपी से बात करना चाहेंगे। राजेश जी, आप जरा सा हमें बतलाएं कि आपने सुना कि आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने और अनिरुद्ध जी ने क्या कहा कि पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार जो है किसानों की जो व्यवस्था को जो है बढ़ाने को जा रही है, भंडारण होगा, कालाबाजारी होगा। बीजेपी तो सीधा कह रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये किसानों का भला करेगा, किसानों की जो इनकम है वो दोगुना करने वाला ये बिल है। इन बातों में आप अपनी बातों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज़ादी के 70 वर्षों में किसानों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। आज किसानों की हित की बात करते हैं। किसान जब आत्महत्या कर रहा था उस समय ये लोग कहाँ थे? आज बात करते हैं कि कॉरपोरेट घराने के हाथ में बिक गई सरकार। जब आत्महत्या कर रहे थे किसान तो ये विपक्ष कहाँ था? अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जब विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो किसान के भरोसे एक मुद्दा इन्हें सोच रहे हैं कि किसान अब इनका तारनहार बनेगा। नहीं, किसान जनता का तारनहार है। हमारे 70% जो किसान हमारे भाई हैं वो पूरे देश को देखते हैं, पूरे हमारे अन्नदाता हैं। अभी बताया गया कि काला बाजारी जमाखोरी से काला बाजारी बढ़ेगा। अरे जमाखोरी किसान के लिए भी तो अप्लाइड है। एफपीओ बनाकर बोले छोटा आदमी कहाँ एफपीओ बनाते हैं किसान, अभी पता नहीं है। अभी जाइए सूरत जाइए, अहमदाबाद जाइए, वहाँ एफपीओ बना कर लोग अपने खेती को भंडारित करते हैं।
और काला बाजारी तब आती है, डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़िए तो समझ में आएगा काला बाजारी क्यों होगा भाई। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं, किसान उससे कभी बाहर हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट कभी भी, जो भी हमारा उद्योगपति कभी भी उससे बाहर नहीं हो सकता। और इस चीज़ को देखने के लिए हमारा नोडल ऑफिसर भी अपॉइंटेड रहता है। तो इस सब टाइप किसान को सिर्फ गुमराह करने के लिए आप बात कर लीजिए। ये निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि किसान की आय को दोगुनी करनी है। अभी तक जैसा चल रहा था वैसा ही आगे भी चलेगा, तो अभी तक जो हो रहा था वैसा ही आगे भी होगा। अभी तक जो चल रहा था उससे किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब आगे जो होने वाला है किसान की आय दुगनी होगी। निश्चित रूप से इस पर सरकार प्रतिबद्ध है। हाँ, किसानों को अगर किसी तरीके के भ्रम में फंसाया गया है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उनकी भी मतलब शंकाओं को दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से किसान हमारे साथ हैं, हमारे ही साथ रहेंगे। ये तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब से इस देश की जो है गद्दी संभाले हुए हैं, वो सिर्फ परिवर्तन नहीं, बार बार वो कहते हैं अवान परिवर्तन। किसी चीज़ों को अगर बदलना है तो वो अपने नए तरीके से उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। चाहे शिक्षा नीति की बात कर ली जाए, 3 तलाक की बात कर ली जाए, 370 हटाने की बात कर ली जाए। अलग अलग राजनीतिक पार्टी भले उसमें कुछ एक होता है सुधार करना, लेकिन मोदी जी की जहाँ तक अभी तक जितने कानून बनाने की बात हुई है या कानून हटाने की बात हुई है, तो उन्होंने उसमें अवान परिवर्तन किया है, यानी कि मूल तत्व से उस चीज़ को हटा करके कुछ नया लाने के लिए, परिवर्तन के लिए वो जो सपना दिखला रहे हैं देश में कि आपकी जो हकीकत है जो बरसों से चली आ रही है, किसानों के जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं, उनमें अवान परिवर्तन की स्थिति है। अलग बात है कि फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि किसानों को समझाने में कहीं ना कहीं बीजेपी ग्राउंड लेवल पर जो है विफल रही है। इसी का ये रीज़न है कि आज किसान जो है धरना पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस की बात करती हैं, कांग्रेस किसी भी मुद्दे में जो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो वो उसको हैक करने की कोशिश करती है। कांग्रेस का एक शुरू से ये मुद्दा रहा है, ये आरोप लगाया जाता है कि चाहे कोई भी मुद्दा हो उसमें बिना देखे उनका छलांग लगा देना। मोदी विरोध में आप लोग किसी भी आंदोलन को हैक करने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे डिबेट को एड्रेस करने का कोशिश किया है और जनता तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आप। अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीच में कूद रही है आंदोलन को लेकर के। सर, मैं आपको याद दिला दूं, जब संसद में ये बिल पास हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ही थी जिन्होंने संसद में इसका विरोध किया था कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए। पहला मैं आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये जो आरोप भाजपा या जो हमारे विपक्षी दल हैं जो लगाते हैं कि कांग्रेस बीच में कूदती है, कांग्रेस उसी समय से विरोध कर रही थी जब ये बिल का प्रस्ताव पारित होने वाला था संसद में। अब समझिए, तब तक तो किसान बेचारे भी रोड पर नहीं आए थे। कांग्रेस पार्टी को यह आभास था कि इससे आने वाले समय में किसानों का, देश की 70% आबादी का क्या हाल होने वाला है। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि पहले कांग्रेस ये आत्महत्याएं हो रही थी, क्या नाम है, किसान मर रहे थे। तो कांग्रेस की ईमानदारी ये थी सर कि वो जो डेटा है वो भारत सरकार के मंत्रालय के वेबसाइट के ऊपर में प्रकाशित होता था कि भाई इतने किसानों ने आत्महत्या की है। जब से ये भाजपा की सरकार आई है वो आंकड़े देने बंद हो गए। भाजपा से पूछा जाता है कि कितने किसानों की हत्या हुई आपके कार्यकाल में 5-7 साल में, बोलते हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो आप एक बात बताइए, सही इंसाफ की बात क्या है? सच्चाई बताना कि हाँ भाई यहाँ पर इतने लोगों ने आत्महत्या किया है, या सच्चाई को छुपाना? और अगर हम रिपोर्ट देखें जो कि मानवाधिकार का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताता है कि यूपीए के शासनकाल से लेकर के उसमें जितनी आत्महत्याएं हुई थी उसका 3 गुना आत्महत्या भाजपा की केंद्रीय सरकार में किसानों ने किया। तो क्या जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं आप? पहला। दूसरा, बोलिए। अब देखिए, इसमें मेरा ओम प्रकाश जी आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न है हमारे भाजपा के कार्यकर्ता से, अलग दल के लोग बैठे। देखिए, ये जो आंदोलन है ना, ये जन आंदोलन है, इसको पार्टी से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, होता क्या है कि अगर ये किसानों की भलाई के लिए कानून था तो किसानों को बुला करके वार्ता क्यों नहीं की गई? मैं आपको कोई गिफ्ट देना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, ये आपका फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके पीछे मैं करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर रहा हूं। आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। ये बतलाइए, जब आप सरकार और किसानों के बीच बात चल रही है तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? किसान से तो गृह मंत्री खुद मिल रहे हैं, कृषि मंत्री खुद मिल रहे हैं, उनके बीच बातें होने दीजिए। आपका बैनर क्यों दिख रहा है उसमें? सर, ऐसा है कि ये उनके गले की हड्डी बन गई है सरकार की, ना निगलते बन रहा है ना उनको गलते बन रहा है। अब जैसा कि हमारे किसान मित्र यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो आंदोलन है वो जनता का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न मेरा ये है कि अगर ये किसानों के भले के लिए कानून था तो
किसानों से बात करके पार्टी छोड़ दीजिए, मैं आपका बात 2 मिनट के लिए मान लिया कि कांग्रेस पार्टी को नहीं होना चाहिए, मैंने आपका बात एक्सेप्ट किया। तो किसानों के जो संगठन है, हमारे जो मित्र बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, उन संगठनों से बात क्यों नहीं की गई कि हम ऐसा ऐसा कानून बना रहे हैं आपके लिए, आप क्या कहते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, लोकतंत्र में ये हर दल का अधिकार होता है, इनका अधिकार है अगर ये विपक्ष में है, मेरा अधिकार ये विपक्ष में है कि संसद में अगर कोई बिल पास हो रहा है तो पहले आप बातचीत कीजिए ना। तो आपको मैं बार बार वही जताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर में, ये तो बिल पास होने से पहले हमने विरोध शुरू कर दिया था। अब रही बात कि इस देखिए से बुराई क्या है, मेरे भाई ने बताया यहाँ पर किसका, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो असीमित भंडारण जो शब्द है, ठीक है, अभी मेरे भाजपा के मित्र जो हैं वो भाई हमारे बता रहे थे कि किसान भी रख सकता है। अरे जब किसान के पास में इतना पैसा होता तो खेती काहे के लिए करता भैया वो, ठीक है। अभी मकई का जो हालत हुआ है इसी सीमांचल में, यहाँ नियम तो यहाँ भी है। भारतवर्ष में एमएसपी का जो कानून है, अभी आपने प्रश्न किया था मेरे भाई से कि ये जो एमएसपी का को लेकर के, तो सिर्फ 6%, 5 से 6% ही जो किसान हैं उनको एमएसपी का लाभ मिल पाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो कानून नहीं बन सकता था कि 100 के 100 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे माल खरीदा जाएगा? क्या ये कानून नहीं बन सकता था? और अगर उनके पक्ष में है तो वार्ता क्यों नहीं गई? अब अभी आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने बात की, अगर ये बात पहले हुई होती कानून बनाने से पहले तो इस बात का आधार था। अभी क्या हो रही है कि बंदर के हाथ में अस्तूरा था, जब बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दिया जाए तो आप समझ रहे क्या हाल होगा वो। अब इसमें इस तरीके से क्या बंदर के हाथ में अस्तूरा? सरकार समझा नहीं पाई किसान, अभी ये स्थिति क्यों? सबको वापस ले आइए, पहले अपने सबको वापस। हाँ, आपने जो नहीं, मेरा ये उन्होंने गलत तरीके से लिया। जिनको सच्चाई ग्राउंड लेवल की नहीं मालूम है, आज किसानों का अगर ये हाल यहाँ पर है तो यही बात कहेंगे ना, कानून बना दिया जैसे तैसे है, अब उसको आप डैमेज कंट्रोल करने, रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को मौका मिल रहा है सरकार को ये कहने के लिए कि ये जो आप अभी मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं किसानों के साथ, अगर बिल लाने से पहले एक बार आप बैठक कर लेते, उससे कुछ कैलकुलेशन उसी समय निकल गया। भाई साहब, पहले अभी आपको एक चीज़ समझा देते हैं। अभी जितना भी हाई तबा है ना, पंजाब इलेक्शन खत्म होगा, ये सब अपने घर चले जाएंगे और किसान वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। किसान के हित के लिए अगर कोई बिल आ रहा है तो उसके बीच में ये अड़ंगा लगाएंगे, इसीलिए अड़ंगा लगाएंगे किसान गरीब रहे, किसान गरीब रहे, अनपढ़ रहे, अशिक्षित रहे, हमको वोट लेकिन मिलता रहे। तो वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। वोट किसानों का भला हो रहा है, क्या कहेंगे आप क्या? इसी तरह इन लोगों के लिए नोटबंदी भी जो था वो देश के लिए बहुत अच्छा कानून था। पेट का दर्द नहीं पच रहा होगा, इस सभी लोगों को कहे कि काला धन है, इनसे पूछा जाना चाहिए, नोटबंदी में देश ने जो झेला उसके लिए इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ओम प्रकाश जी, जितने नोटबंदी में हमारा नोट नहीं आया उससे 4 गुना पैसा ज्यादा, हमारा 4 गुना राशि सिर्फ नोट के छपाई और डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हुई। नोटबंदी अलग बात कहना चाहूँगा। अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि क्या नाम है, जो ज़मीन में जो लीज एग्रीमेंट होगा फसल को लेके, ज़मीन को लेकर के, आप बताइए, सरकार ने इतना बड़ा धोखा दिया है देश के अन्नदाता को कि उनके बीच में जो डिस्प्यूट होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हल होगा, वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। ये भलाई है। आप सिविल कोर्ट अप्रोच भी किसान नहीं कर सकता वहां पर जाकर के कि ये डिस्प्यूट है जमीन का। आप कानून में बदलाव के लिए तो आप लोग तैयार हो? अरे सुन लीजिए ना, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन होता ही ना है, वो आर्बिट्रेशन के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसके लिए अरे भाई साहब आप चलिए, ठीक, ये मामला अनिरुद्ध जी से हम जानते हैं। चलिए ठीक है, अनिरुद्ध जी एक चीज बतलाएं आप, किसान जब आंदोलन पर आए हुए थे तो उनकी मांगे 3 बिल में जो 3 प्रमुख समस्याएं थी उन पे चाह रहे थे करेक्शन होना चाहिए। आज किसान अड़ गए हैं कि बिल को ही वापस लिया जाए। सरकार तो आपकी बात सुन रही है, 7 मीटिंग भी कर ली है, आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं उसमें बदलाव के लिए? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से कुर्सी पर बैठे, किसानों के साथ जिस तरह छलावा इन्होंने किया कि किसानों के दिल से बिल्कुल उखड़ गए। एक बात पर भी इनका किसानों को भरोसा नहीं है। ये जब कुर्सी पर आए थे, प्रधानमंत्री कुर्सी पर, इन्होंने घोषणा किया था कि 2022 आते आते किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। आज 21 देरी पर है, यानी 1 साल बचा हुआ है और किसान का आय बहुत पीछे चला गया।
आज भी किसान भारी पैमाने पर आत्महत्या कर रहा है। खेती का लागत जो इन्होंने भारी पैमाने पर बढ़ा दिया, डीजल का कीमत बढ़ गया, उसके चलते किसान का हालत खराब हो रहा है। बीज का कीमत बढ़ गया, रासायनिक खाद का कीमत बढ़ गया। आपको मालूम होना चाहिए जो पोटास खाद हम लोग यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 500 रुपया में खरीदते थे, 440 रुपया में खरीदते थे, उसका 940 रुपया उसका रेट बना दिया, दुगना। आपके हित में कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर आपको दिक्कतें हैं उसको हम करेक्शन करेंगे। आइए बीजेपी से सर 1 मिनट जवाब ले। इनका कहना है कि सरकार, अरे एक समय, सुनिए भाई साहब, एक समय होता था जब किसान कॉरपोरेट के पास पहुंचते थे, मेरा सामान ले लो। आज कॉरपोरेट उनके घर पे आके ले रहा है सामान, तो किसान का आय कैसे दुगना होगा? ऐसी ना दुगना होगा। आज आत्महत्या कर रहा है किसान, तो अगर मान लीजिए उसकी आमदनी नहीं हो रही है, उसी को दूर करने का ना प्रयास करने के लिए कानून लाया गया है। निश्चित आप किसान हैं निश्चित रूप से, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसी चीज को दूर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई है। कुछ ठीक है। कॉरपोरेट घराने के भुक्तभोगी है। हम लोगों ने आलू के फसल में एग्रीमेंट किया था उद्योगपति से, लेकिन उन्होंने हमको भारी धोखा दिया। सही बात नहीं आ पाई। 1 सेकंड मैं आ रहा हूँ, बोलिए। देखिए ये जो कह रहे हैं अभी हमारे बीजेपी के साथी कि ये सब किसानों के फायदा के लिए है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात आपने कही है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून में आपने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जो उद्योगपति लोग हैं वो किसानों के से अब किसानों की ज़मीन को लीज पर लेंगे और वहाँ पे अपनी खेती करवाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ कि वहाँ पे नुकसान क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि जब उद्योगपति 5 साल के लिए लीज पर ले लेगा, तो 5 साल के लीज पे लेने के बाद अब उसमें वो कौन सी फसल उगाएगा ये उद्योगपति तय करेगा। अभी क्या होता है, हम लोग को हर सीजन में वो फसलें मिलती रहती है। जैसे हमको दलहन के समय दलहन मिलता है, मकई के समय मकई, और उसके बाद मैं और उसको और संक्षिप्त में कर दूं, ये जितना चाहे केमिकल उस खेतों में डलवाएंगे उद्योगपति जो लीज पे लेगा। मैं अब यहाँ तक भी चलो ठीक है मान लेते हैं, मगर क्या किसान इस देश का नागरिक नहीं है? किसान इस देश का नागरिक नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि इस कानून में कि किसान को जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लीज पे लेगा आपकी ज़मीन, उसको अगर कहीं भी डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। क्यों भाई कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो किसान है, वो इसलिए कोर्ट नहीं जाएगा, वो एसडीएम के पास जाएगा। उसकी हिम्मत है, वो एसडीएम के दरवाजे के अंदर जाएगा, उसका चपरासी उसको जाने नहीं देगा। और अगर वो चला भी गया वहां पे, तो दूसरी अपील में कहां जाएगा? जिलाधिकारी के पास। और जिलाधिकारी किसकी सुनेगा? जिलाधिकारी उस उद्योगपति की सुनेगा या उस बेचारे किसान की? वो आपने इस कानून में सीधे तौर पे साफ तौर पे लिख दिया है कि अपील जो होगी वो एसडीएम के पास होगी। एसडीएम जो किसान और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा, उस दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसको क्लियर करवाएगी, और दूसरी अपील में डीएम क्लियर करवाएगा। तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाता? ये दिक्कत है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपसे सरकार ने कहा है जिन चीज़ों पर आपत्ति है हम उनका संशोधन करेंगे, लेकिन फिर बिल वापसी की ही जिद क्यों? प्रकाश जी, मेरा प्रश्न आपसे बार बार वही है कि अगर ये किसानों के हित में था तो उनसे बात क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। नहीं की गई वो पीछे की बात है। अभी 7 मीटिंगें हो चुकी हैं। सरकार इस बात पर एग्री है कि मैं आपके विचार पर जो भी आपकी मांग है मैं उसे करेक्शन कर रहा हूं। कानूनन अधिकार मिलेगा कोर्ट जाने का, एमएसपी का रेट मैं तय करूंगा, आपको व्यापारी मंडल से आपको खुली बाजार में दे रहा हूं, आपकी इच्छा है आप जहां सामान को बेचें। सरकार मानने के लिए अब लगभग तैयार है, फिर क्यों दिक्कत है? आप ये मौखिक बोल रहे हैं ना, वो अगर वो बोल रहे हैं मैं लिखित देने बनाना ना सर, कानून नहीं बनाना। हाँ 1 मिनट, कानून नहीं बनाना। किसान इसी बात पर है, आप जो बात कह रहे सही है कि भैया वो लिख के देने के लिए तैयार, लिख के दे रहे, आश्वासन दे रहे हैं वो। तो किसान प्रकाश जी, किसान यही कह रहे हैं कि आप उसी को कानून में डालिए। जिस दिन ये कानून में आ जाएगा किसान जो है वो आंदोलन से हट जाएंगे। अभी जो होता ये है कि बहुत सारा जुमला इस्तेमाल हुआ है, जैसे 15 लाख आ जाएगा अकाउंट में। बाद में अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी खुद ही बोलते हैं वो तो चुनावी जुमला था, ठीक है। उसके बाद में 2000 का नोट छपता है कि भाई इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे कालाधन खत्म हो जाएगा। आरबीआई कहता है कि 99%
99.9% पूरा पैसा हमको वापस आ गया। चलिए देखिए, मेरी बात सुनिए, मोदी जी ने क्या किया? किसान, देश के किसान, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनसे प्रश्न नहीं करेंगे। आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो संशोधन कर? बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको कि 2000 का नोट छापा, बोले आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। विश्वास सुनिए, पहला उस पर विश्वास नहीं है। उसके बाद में जीएसटी लेकर के आए, सारा छोटा मोटा उद्योगपति जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जितने छोटे मोटे उद्योगपति हैं वो बर्बाद हो गए। आगे कौन बढ़े? अंबानी जी, अडानी जी, वो एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, वो रेलवे का ट्रैक खरीद रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, ठीक। हाईवे बन रहा है। देश की जनता को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है, इसलिए किसान नेता, क्या आप देश के प्रधानमंत्री पर भी भरोसा नहीं करते? आश्वासन लिखित देने के लिए वो तैयार हैं। 2014 से ही इनके कथनी और करनी में आसमान धरती का अंतर हो रहा है। आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि अधिकतम खुदरा मूल्य MRP, उससे ज्यादा कीमत पर हम यूरिया खरीदते हैं, मक्का का बीज खरीदते हैं, कीटनाशक दवाई खरीदते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर हमारा सामान बिकना चाहिए, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधे दाम पर हम अपना मक्का बेचे, हम अपना धान बेचे। तो इस तरह से अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश के किसान के लिए थोड़ा समझौता हो जाए, तो मैं तो कहूँगा आपातकालीन वो सत्र बुलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दे दे। उससे नीचे बाजार में भी हमारा माल जो है, तो हमारा अनाज उससे नीचे नहीं बिके। और वह न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार लागत का टोढ़ा हमको जो है सो फिक्स कर दे। चलिए ठीक है, क्या दिक्कत है आपको अगर आप कानून अगर बना ही दे रहे हैं किसानों की मांग? नहीं, किसानों की मांग पे ही कानून बनी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पे ये कानून बना हुआ, उनको पता नहीं। अब मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अच्छा, बोलिए। स्वामीनाथन आयोग, इन्होंने 2014 में भी यही जुमला छोड़ा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कहती है कि फसल का 1.5 गुना दाम, जो इन्होंने वादा किया था 2014 में, और जो अभी तक पूरा नहीं किया इन्होंने 2014। और मैं बताता हूँ, दिल्ली में मैं दिल्ली सरकार की बात बताता हूँ। दिल्ली सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उस सिफारिश पर वहाँ पे जो फसल का नुकसान हुआ, उस फसल के मुआवजे में प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये किसानों को दिया है। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिश करती थी, उस पे इन्होंने कहीं दिया हो तो बता दें हमें। किसी राज्य में? आप देखिए, हम जो गेहूं का खेती करते हैं तो 20,000 रुपया एकड़ उसमें लागत लगता है, और गेहूं जो है सो 10 कुंटल का एकड़ जाता है। 10 कुंटल का दाम कितना हुआ? अगर आपका समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं तो 10 कुंटल का दाम बहुत मुश्किल से 20,000 हुआ, यानी 1.5 गुना तो आप दिया नहीं, यानी लागत भी निकलना आफत नहीं निकल रहा नहीं निकल रहा है। इसके लिए सरकार क्या बात, यही तो बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही तो है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको खेती का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और कोई आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आपको उचित मूल्य देकर आपका ये खरीद लेंगे उपज, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको कहीं जाना नहीं है, आपके सामने से ले जाएगा तो नहीं। कॉर्पोरेट एक डर देखिए, हमेशा कांग्रेस और विपक्षी दल एक डर का राज्य बनाकर, भाई मैं सुन ले, मेरा बात सुन लीजिए भाई, एक डर का माहौल पैदा करके, एक कभी अल्पसंख्यकों के बीच, अब किसानों के बीच डर दिखाकर आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते। चलिए, क्या मतलब मुद्दा से भटकाने के लिए सरकार और किसानों के बीच जो है बात न बन सके, आप तरह तरह की बातें फैला रहे हैं? हम क्या बातें फैला रहे हैं? ये तो इनके केंद्रीय मंत्री है भाजपा के, जो बोलते हैं माओवादी और आतंकवादी बैठे धरने के ऊपर में। कांग्रेस तो नहीं बोल रही है, तो भ्रम कौन फैला रहा है? तो भ्रम कौन फैला रहा है सर? बता दें, किसान आंदोलन में कल की घटना है कि कई किसान नेताओं के तरफ से बैनर पोस्टर लगे थे, विवादित पोस्टर, जिन कहना है किसानों का कि इन बुद्धिजीवियों को सरकार रिहा करे। मतलब किसान आंदोलन में उन पोस्टरों का दिखना जिसमें शर्जिल इमाम, उमर खालिद, सुधा भारद्वाज, आप जानते हैं कि ये लोग देश विरोधी नारे, अलग अलग गतिविधियों में जेल में बंद है। किसान नेता उनकी पोस्टर लगा रहे हैं इस आंदोलन में। आप किस तरह से कहेंगे कि ये फेयर एंड फ्रेश ओनली फार्मर्स के लिए ये आंदोलन चल रहा है, इसमें शर्जिल इमाम, उमर खालिद के पोस्टर क्या कर रहे हैं? लगाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो सीधा प्रश्न कांग्रेस से कर रहे हैं, आप समर्थन उस चीज का कैसे कर सकते हैं? कौन समर्थन कर रहा है सर? ये तो आप बोल रहे हैं ना। कांग्रेस ने, एक मिनट,
क्या एक मेरा प्रश्न आपसे है, क्या कांग्रेस ने खंडन तो दूर की बात है, आप उनको बोलिए कि तुरंत अरेस्ट होने चाहिए जिन्होंने ये बैनर लगाया है। इसको गलत नहीं है, ये देशद्रोह है। नहीं, ये देशद्रोह है, वो किसान के मुद्दे है। देखिए, ये भाजपा का काम होता है, अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो क्या करें, जब किसान को कन्विंस नहीं कर पा रहे ना, तो उसको कंफ्यूज कर दे रहे हैं। पोस्टर तो लगे हैं इसमें कांग्रेस ने लगाया है, तो अगर कांग्रेस के ही लोगों ने लगाया है, उनको फौरी तौर पर जेल होना चाहिए, उनको फौरी तौर पर जेल होना चाहिए। बिल्कुल सही नहीं है। बात किसान के मुद्दे पर हो रही है। किसान, अब ये भी लेकिन एक जांच का विषय है कि भाजपा के लोग तो कहीं शामिल नहीं है, जांच का विषय है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मतलब प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं बैनर लगा करके। इनको ये भी संदेह है कि शायद भाजपा ही शर्जील इमाम का पोस्टर लगवा करके कंफ्यूज कर रही है लोगों को, मुद्दे से भटका रही है। आप भी तो जान रहे हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली से भी कई लोग जुड़े हुए हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में जेल में गए, उनके पोस्टर भी लग रहे हैं। विदेशों में खालिस्तान समर्थक लोग भी नारे लगा रहे हैं। मोदी जी को थ्रेट किया जा रहा है इंदिरा गांधी के फोटो के साथ कि 1984 में जैसे इनकी हत्या हो गई थी, एक दिखाने का सिंबॉलिक कोशिश है कि मोदी की भी हत्या होगी। किसानों के मुद्दे में खालिस्तान का मुद्दा और इस तरह का मुद्दा आ जाना और आप लोगों का समर्थन करना उस आंदोलन को, क्या आप लोग इस चीज़ को कभी क्लियर होना चाह रहे हैं? हम लोग किसान की बात करते हैं और वहाँ पे जितने वो खालिस किसान लोग बैठे हुए हैं, और मुद्दे से भटकाने की बात अभी मेरे साथी कह रहे थे कि ये जैसे मुद्दे पे भटकाने की बात मैं बता रहा हूँ। साथी कह रहे थे भाजपा वाले कि हम जो ये जो आंदोलन है, ये जो हमने कानून बनाया है, इससे किसानों का फायदा होगा। अब किसान जाके खरीदेगा, ऊंचे उद्योगपति जाएंगे, ऊंचे दरों में खरीदेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बात बताऊं कि आपको असीमित भंडारण की आज़ादी आपने सरकार ने आपको दे दी है। आप सस्ते दामों में खरीदेंगे, महंगे दामों में बेचेंगे। ये कानून ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि सस्ते दामों में खरीदे, ये आप उद्योगपति जाएंगे तो आपका सामान जो खरीदेंगे तो भैया ठीक है, वो खरीदेंगे, किसानों का फायदा होने वाला है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं तय करते आप? वो अगर सस्ते दामों पे अगर खरीदेगा तो क्या सस्ते दामों में बेचेगा? जैसा कि मैंने आपके एग्जांपल आपको बताया कि जैसे असीमित भंडारण की छूट ऑलरेडी आपके पास है, आप असीमित भंडारण करेंगे, किसानों का फसल बाजार में आएगा, आप अपने गोडाउन से बाजार से आप फसल निकालेंगे, बाजार में छोड़ेंगे, बस रेट सस्ता करेंगे और सस्ते दामों पर करेंगे। अगर वहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर पहले से आपने तय कर दिया होता, जो आप बार बार अपनी बातों में कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के तैयार हैं। तो भाई साहब, एक लाइन में लिख क्यों नहीं देते? सारा का सारा डिस्प्यूट तो वहीं पे है। लिख के दीजिए, कानून बनाइए, तब मानेंगे। सीमित भंडारण के लिए आपको डिमांड सप्लाई समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, होता क्या है कि जैसे प्याज है, प्याज जब किसान लगाता है ना, उस समय होता है रेट 30 रुपये, लेकिन जब वो फसल निकल के आता है ना, उस समय हो जाता है 5 रुपये। इसीलिए किसान आत्महत्या करता है। अब वो अभी नहीं बेचेगा, जब किसान फिर 20 रुपया होगा तब बेचेगा। रेट सही का इंतजार करेगा, रेट सही का इंतजार। हाँ बोलिए। किसान के पास अगर इतना लागत लगाने के लिए राशि होता तो वो मिट्टी में अपने पैसे को नहीं गाड़ता। किसान इकलौता इस दुनिया का ऐसा आदमी है जो अपने कमाई को मिट्टी में गाड़ता। शायद हमारे भाई को शायद ये पता नहीं कि किसान जो है, अगर आलू की बुआई करके मकई की बुआई करनी होती है तो वो उस समय में उनको आलू बेचना पड़ता है कि आलू बेचेंगे अगर, तब ही उनके घर में पैसा आएगा। तो मकई की बुआई होगी, धान की काटेंगे तो गेहूं की फसल की जगह दूसरी। सुनिए, अभी आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि जो मुद्दों से जो बैनर लगा है, पोस्टर लगा है, तो मेरा प्रश्न है कि जब बिहार में चुनाव था ना, तो बॉर्डर पर 150 आतंकवादी खड़ा हुआ था। ये भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो बोल करके गए थे कि अगर अपोजिशन को वोट दिए तो 150 आतंकवादी बिहार में घुस जाएगा, सब घात लगा के बैठा हुआ है। अब इलेक्शन खत्म हो गया, ना भाजपा को याद है और ना किसी। मुद्दा बनाना पड़ता है, हर बनाती है मुद्दा भाजपा ही बनाती है। चाहते हैं कि इसका निराकरण हो किसानों का, कि आप विपक्ष को सिर्फ ये बात कहेंगे कि वो बरगला रहे हैं, आप क्यों नहीं कानून बना रहे हैं, या कानून लेने के लिए कोई अहंकार है सरकार में? सबसे पहले तो इनको किसानों से माफी मांगनी चाहिए कि आज अभी तक 70 सालों में भी किसान गरीब हैं, और शान से कह रहे हैं कि किसान गरीब है, वो अपना मतलब जमा नहीं कर सकता है। हम किसान की आय को हर हाल में दुगनी करके रहेंगे।
मोदी जी का राष्ट्र आप आंकड़े बताइए कि पिछले 7 साल में कितना प्रतिशत आय दुगना हुआ है। अब सुनिए रैंडम एक चीज बता दें आपको। इन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आपको बताते हैं ऐसे 2-3 साल पहले की घटना है। एक बड़ा न्यूज चैनल है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो उस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे थे जहां पर के एक महिला किसान से मध्य प्रदेश में लाइव बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आपकी आय दुगनी हो गई क्या। वहां से वो महिला किसान कहती है कि हाँ हो गई। बाद में जब उसका पूरा सर्वे होता है, जब अधिकारी से पूछा जाता है तो वो महिला कहती है कि हम पर तो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का दबाव था कि अगर प्रधानमंत्री जी पूछेंगे तो बोलना है कि दुगुना हो गया है। एस्टैब्लिश उसके वो क्रिएट किया गया था, फॉल्स एनवायरनमेंट की विकास हुआ है और उसकी सजा उस पत्रकार को दी गई कि उसको चैनल से निकाल दिया गया। यही भलाई हो रहा है क्या किसान का देश में? दबाव में भी काम दबाव नहीं, हम आपको बता दें इस देश में ऐसी सरकार चल रही है कि जो व्यक्ति जिन्हें ऐसा मंत्रालय दिया जाता है उनको मंत्रालय का कोई अनुभव नहीं होता। डॉक्टर को ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया जाता है, उद्योगपति को कृषि मंत्री क्या इस मैटर को डील नहीं कर पा रहे? मैं बता रहा हूं आपको, किसान का बेटा है, किसान का दर्द जान सकता है। भारत के प्रधानमंत्री जो डंके के चोट पर कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, तो वो चाय बेचने का वाले का ही हाल जान सकते हैं, वो खेत कोड़ने वाला का हाल नहीं जान सकते। सरकार के स्टेटस पर ही सवाल है। अनिरुद्ध जी, डिबेट तो ये चल रहा है, लगातार चल रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी बातों को भी रख रहे हैं। विपक्षी दलों का तो काम ही होता है सरकार को घेरना, लेकिन आप तो किसान हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। 70 साल से देश आज़ाद जब से हुआ है तब से किसान अभी भी उतने समृद्ध नहीं हुए जितने होने चाहिए थे देश में। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? सरकार 7 बार आपसे बात कर चुकी है, आप उस पर थोड़ा भरोसा तो कीजिए। देखिए, कुछ दिन पहले जब देश आजाद हुआ था उस समय एक कहावत चरितार्थ था, उत्तम खेती मध्यम बान निर्घिन चाकरी भीख निदान। आज जो है उसका उल्टा हो गया, उत्तम चाकरी मध्यम बान निर्घिन खेती भीख निदान, यानी खेती निर्घिन हो गया। आज जो अपने बाल बच्चे को कोई किसान अगर पढ़ा के पीएचडी करा लिया तो वह भी चपरासी के लिए लाइन लगाता है, वैकेंसी निकलता है चपरासी के लिए फॉर्म भरता है कि किसी तरह चपरासियों में नौकरी हो जाए, यानी नौकरशाही को इतना बड़ा बढ़ावा। क्या आप उम्मीद करते हैं कि बातें फिर होंगी या यही चलता रहेगा? इसका रास्ता कैसे निकले? देखिए, रास्ता इसका निकल जाएगा अगर हमारे प्रधानमंत्री अपने कथनी को करनी में ले आवे। जैसे कि उन्होंने कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिले, अगर इसको कानून बना दे कि उससे नीचे हमारा माल नहीं बिके, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य का मूल्यांकन स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हो तो सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आप अपनी लास्ट कथनी करने का समझ लीजिए कि जो भी घोषणा पत्र में हम लेकर आते हैं, चाहे कितना भी विरोध कर लीजिए, हम उसको लेके आते हैं, चाहे राम मंदिर हो, सीए हो, धारा 370 हो, और अब किसान की आय दुगनी करने की बात हो, आप मना लेंगे? दुगनी करने की बात हो, नहीं, किसान की आय दुगनी करने की बात है तो सबसे पहले किसान भाई से पूछिए कि आज ये गरीब हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है जिन्होंने 70 साल तक इन्हें देखा है। जी 7 साल में क्या हुआ? साल में एक सुनिए, साल में बीजेपी की विचारधारा बताते हैं। बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के किसानों की आय दुगनी होके रहेगी। आपको बताते हैं, बीजेपी की विचारधारा बताते हैं, दूसरे का पाप गिना दो खुद का पाप मिट जाता है। दूसरे का पाप, ये मेरे साथी कह रहे थे, भाजपा वाले साथी, कि हमने जो कुछ कहा है वो हमने किया है। 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दे दिया। आज 7 सालों से शासन में है, 14 करोड़ लोगों को रोजगार इन्होंने दे दिया होगा। पूछिए जरा कितना जाओ। एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, किसानों के भले की बात कर रहे थे। आज तक किसी भी राज्य में, इतने सारे राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं पे लागू करके दिखाया होगा? और हाँ, एक मिनट सुना जाए, एक मिनट सुना जाए। कथनी और करनी की जो बात आई तो प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे, इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय को दुना पैसा आते कर देंगे। तो देखिए, सुनिए मेरी बात, कि हमको जैसे कहे कि आपको हम दिल्ली पहुंचावेंगे, लेकिन हमको कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पर ये चढ़ा दिए और कलकत्ता पहुंचने वाले हैं तो दिल्ली पर कैसे पहुंचेंगे? अच्छा,
रुकिए, सबसे पहले रोजगार की बात इन्होंने ये किए हैं, तो इनके नज़र में ना मुकेश अंबानी बेरोजगारी है। अगर मान लीजिए कोई आदमी अपना रोजगार कर रहा है तो वो बेरोजगार नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जब तक उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक वो रोजगार में नहीं आए। अवसर प्रदान नहीं, अवसर प्रदान कर। सुनिए, पहले सुन लीजिए। अरे भाई साहब, पूरी बात को सुन लीजिए। अरे 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 पूरा सुन लीजिए। अगर 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 इतना मुद्रा लोन बट रहा है, लोग स्वरोजगार में आ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। आज देखिए आईटी रिटर्न भरने वालों की लगातार गिनती बढ़ रही है। क्यों? उनके ठीक है। ये प्राइम डिबेट किसान आंदोलन पर हमने रखा था, और जैसा कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग को आप देख रहे हैं, कौतूहल बहुत है, आवाज़ भी बहुत है और शोर भी बहुत है। लेकिन इस शोर में 70 साल से ज़्यादा हो गए देश को आज़ाद हुए, और किसानों की जो स्थिति है ये जो कि तो हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो या देश के वो सभी प्रमुख दल जो आज किसानों की हित की बात कर रहे हैं, उनके अच्छे भविष्य, उनके इनकम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि किसान आज आज़ादी के समय जिस हालात में थे, आज कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा किसान आगे नहीं बढ़े हैं। आज भी हमारे अन्नदाता बहुत ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और राजनीति तो अपने हिसाब से लगातार चलती रहेगी। हालांकि ये किसान आंदोलन अब कहीं न कहीं विपक्ष के हाथ की जो है एक डोर भी बन चुकी है। लेफ्ट पार्टियों की भी विचारधारा इस किसान आंदोलन में अपनी जो है एंट्री कर चुकी है। शायद यही कारण है कि आज 17वां दिन है और किसान आज भी उस ठंड भरी रास्ते पर बैठा हुआ है, अपने परिवार को लेकर, अपने बुजुर्गों को लेकर। हमारा यह प्राइम डिबेट करने का यही एक उद्देश्य था कि हम समझ पाए कि आखिर किसानों की बात सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, या शायद सरकार किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से राजनीतिक डिबेट अभी चला, आपने देखा, मामला कुछ यही समझ में आया कि अगर राजनीति को थोड़ी देर के लिए भी इस आंदोलन से परे कर दिया जाए तो इस समस्या का हल निकलने में शायद बहुत समय नहीं लगेगा, तो ही शायद भला हो पाएगा हमारे देश का और हमारे किसानों का। फिलहाल इस प्राइम डिबेट में हमने ये आपको जानने की कोशिश की, अभी भी मामला अटका हुआ है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि ये किसान आंदोलन और हमारे अन्नदाता कब सरकार की बातों से संतुष्ट हो सकते हैं। और हमारा यही मानना है कि जल्द से जल्द ये आंदोलन समाप्त हो और किसानों की जो मुख्य जो काम होती है किसानी, वो करे, क्योंकि वो अन्नदाता हैं और देश तो इसी से चलता है। फिलहाल प्राइम डिबेट में नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ।